हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 से संबंधित जो है सामाजिक विज्ञान का अगला सेट लाए हैं। क्षमा चाहते हैं, पिछले 2 दिनों से आपको कोई सेट उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। अब लगातार कंटिन्यू होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल है हमारे स्क्रीन पर पहला नंबर कि राष्ट्रपति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पहला नंबर क्वेश्चन का कि ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 60 के तहत जो है राष्ट्रपति महोदय ये न्यायाधीश के समक्ष, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके समक्ष जो है शपथ ग्रहण करने का कार्य करते हैं। ऑप्शन बी इसका सबसे सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा है हमारे स्क्रीन पर कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करता है? तो अगर ऐसा कभी सिचुएशन बनता है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक ही समय में अगर देश से बाहर हैं तो वैसे समय में जो है उनका जो कार्यभार होता है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो देखरेख करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर तीसरा है हमारे स्क्रीन पर कि जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए आकस्मिक रूप से, या वो त्यागपत्र दे दे, या पदच्युत हों, या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकते हैं तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? जी हाँ, अगर ऐसा सिचुएशन कभी बनता है, हालांकि ऐसा सिचुएशन कभी नहीं बना है प्रैक्टिकल रूप से, लेकिन भारतीय संविधान में इन बातों का वर्णन किया है कि अगर कभी इस तरह की सिचुएशन बने कि राष्ट्रपति की आकस्मिक रूप से मृत्यु हो जाए और या फिर जो है वो अपने पद से किसी भी कारण से त्यागपत्र दे दें, या उन्हें पद से किसी भी कारणों से पदच्युत किया जाए, या फिर वो उनका जो कर्तव्य है उसको वो सुचारू रूप से नहीं निभा पा रहे हों, तो ऐसे सिचुएशन में एक उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो 6 माह तक जो है राष्ट्रपति के कार्य को संभाल सकते हैं। उसके पश्चात हर हाल में राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन कराना जरूरी होगा, हर हाल में चुनाव कराना पड़ेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर चौथा है हमारे स्क्रीन पर। इससे पहले दोस्तों हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सवाल नंबर चौथा है कि उपराष्ट्रपति की अहार्ता के संबंध में क्या सही नहीं है? जी हाँ, प्रश्न को सही से पढ़िएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि क्या सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है। तो उपराष्ट्रपति जो होंगे वो भारत के नागरिक होंगे, यह बिल्कुल सही कथन है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम जो आयु है वो 35 वर्ष की आयु का हो, यह बात भी सही है कि उपराष्ट्रपति जो हैं वो 35 वर्ष से कम उम्र की आयु के नहीं हो सकते हैं। आयु का जो निर्धारण है इस प्रकार है कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा के सदस्य बनना चाहता है, उसके लिए चुनाव लड़ना चाह रहा है, तो उसके लिए उनकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर वो राज्यसभा का मेंबर बनना चाह रहा है, राज्यसभा के सदस्य बनना चाह रहा है, तो उसके लिए उसकी उम्र 30 साल होनी चाहिए। और अगर वह व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर सुशोभित होना चाहता है तो उसके लिए उसकी उम्र 35 वर्ष होना ही चाहिए। तो उपराष्ट्रपति की भी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य हो ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति को किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना है। अगर उपराष्ट्रपति राज्यसभा के मेंबर हैं तो पहले वो राज्यसभा के सदस्यता से त्यागपत्र देंगे, फिर वो उपराष्ट्रपति बनेंगे। या वो लोकसभा के मेंबर है या किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के मेंबर हैं, तो वैसे सभी सिचुएशन में उन्हें अपने पद से पहले त्यागपत्र देना होगा, उसके पश्चात ही वो उस पद को सुशोभित कर सकते हैं। तो गलत कथन ऑप्शन नंबर सी है, यानी ऑप्शन सी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5वां है हमारे स्क्रीन पर कि उपराष्ट्रपति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। गलत। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के चुनाव के पश्चात जितने सदस्य चुन करके आते हैं, जब पहली बैठक होती है तो उसमें जो है एक सदस्य को निर्वाचित किया जाता है जो उन्हीं लोकसभा के सदस्यों में से एक सदस्य होते हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष होने के लिए जरूरी है कि वह लोकसभा का सदस्य हो। तो इस प्रकार ये पहला कथन गलत है। वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ये सही है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी जब तक उपराष्ट्रपति पद पर वह रहेंगे
तब तक वो राज्यसभा के अध्यक्ष या फिर सभापति के रूप में जाना जाता है कि वो सभापति कहलाएंगे। ऑप्शन बी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। वह लोकसभा या लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, ये भी गलत है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है, यह भी गलत है। ऑप्शन बी इसका केवल सही उत्तर है। सवाल नंबर 6 है हमारे स्क्रीन पर, जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला इनमें से किसका उदाहरण है। भारत में जो अलग अलग प्रकार के पर्वत हैं, ज्वालामुखी पर्वत है या वलित पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है या फिर ब्लॉक माउंटेन है, तो इसमें जो 6 का सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है कि हिमालय पर्वत जो है वह ये वलित पर्वत का उदाहरण है। 6 नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7वां देखते हैं। 7वां सवाल है कि विश्व की में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है। जी हाँ, विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है वह कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो हिमालय नहीं है बल्कि एंडीज पर्वत श्रेणी जो है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी पूछ रहा है। सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो वह हिमालय की चोटी होगा, लेकिन यहाँ पर सबसे लंबी पर्वत श्रेणी पूछा जा रहा है, इसलिए क्या होगा सही उत्तर ऑप्शन सी। दोस्तों सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। याद रखिएगा, हमारे साथ जब आप याद कीजिएगा तो प्रश्न आसानी से याद हो जाएगा। सवाल है कि एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। जी हाँ, ये 8वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा माउंट एकांकागुआ। ऑप्शन ए क्या जाना जाएगा, एकांकागुआ जो है यह सबसे ऊंची चोटी है एंडीज पर्वतमाला की, जो कि अमेरिका में या फिर हम इसे कह सकते हैं कि यह अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। और एशिया के बाहर ये सबसे ऊंचा पर्वत भी है। एक एशिया का तो सबसे ऊंचा पर्वत क्या हो जाएगा, वो तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसको हम लोग एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। और एशिया के बाहर जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो एकांकागुआ है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 6961 मीटर जो है एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ की ऊंचाई है, जो कि कहाँ दक्षिणी गोलार्ध में अमेरिका में पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9वां है हमारे स्क्रीन पर कि वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है। जी हाँ, प्रश्न में आप कंफ्यूज हो जाइएगा और गलत उत्तर करके आइएगा, क्योंकि आप जैसे ही सर्वाधिक देखिएगा और तत्व देखिएगा तो आप नाइट्रोजन को सही कर दीजिएगा, क्योंकि आपको याद है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% सबसे अधिक पाया जाता है। लेकिन बीच में अस्थायी शब्द घुसाया गया है कि प्रश्न को कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सके, ताकि आप एक प्रश्न का सही उत्तर जानते हुए भी गलत कराएं। तो यहाँ पर अस्थायी तत्व पूछा जा रहा है कि वायुमंडल का सर्वाधिक सबसे अधिक अस्थायी तत्व कौन सा है। तो वायुमंडल का जो सर्वाधिक अस्थायी तत्व है, परमानेंट स्टेबल जो है, वह है जलवाष्प के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 है हमारे स्क्रीन पर कि वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। वायुमंडल क्यों गर्म होता है, तो दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कि वायुमंडल के गर्म होने का जो कारण है वह पृथ्वी से विकिरण के कारण जो है, पृथ्वी से विकिरण के द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 11 है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को प्रदर्शित करता है या दर्शाता है। तो वायुमंडल में गैसों के बढ़ते मात्रा को दर्शाना है। ध्यान से देखिएगा, तो सही उत्तर के रूप में जो आंसर जाना जाएगा यहाँ पर, तो गैसों की मात्रा को दर्शाना है। सबसे अधिक वायुमंडल में कौन सा गैस है, तो सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है। तो इस तरह ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सबसे कम ओजोन है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है जो वायुमंडल में 0.03% है। उसके बाद ऑक्सीजन है जो कि वायुमंडल में 21% है, और फिर नाइट्रोजन है जो कि सबसे अधिक 78% है। अर्थात इसका 11वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए कि ओजोन सबसे कम है, उससे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड है जो 0.03% है, फिर ऑक्सीजन है जो 21% है, फिर नाइट्रोजन है जो 78% है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 है कि
निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में जानी जाती है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है? क्लोरीन है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन? तो ऑक्सीजन तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तो जो है वो श्वास वायु है। ऑक्सीजन के बिना तो जिंदगी ही संभव नहीं है। तो जो सबसे अधिक उत्तरदायी है ये जाना जाता है सबसे ज़्यादा इसके लिए ग्रीन हाउस के लिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 है हमारे स्क्रीन पर कि इसमें जो है सही उत्तर को चुनना है। यह वायुमंडल में परतों की क्रमबद्धता को बताता है। तो हमारे पास जो सबसे ये परत है जिसको हम लोग क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं, हम लोग क्षोभ मंडल में रहते हैं। क्षोभ मंडल को एक और नाम से जाना जाता है परिवर्तन मंडल, क्योंकि क्षोभ मंडल में ही मौसम का परिवर्तन होता है। सर्दी, गर्मी, बरसात जो है यह क्षोभ मंडल में ही आते हैं। तो मौसम का परिवर्तन कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में होता है। अर्थात ये कहा जाना जाएगा कि परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और फिर आयतन मंडल। ऑप्शन बी इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 है कि किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई सबसे ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? क्षोभ मंडल अभी हम बोले हैं कि जो हम लोग के वायुमंडल का जो सबसे निचला परत है जिसमें हम लोग अभी निवास कर रहे हैं वह क्षोभ मंडल ही है। क्षोभ मंडल जो है ये ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के मौसम में इसकी परत जो है ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 15 है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था? दोस्तों अब हम लोग जो है वो इतिहास से रिलेटेड प्रश्नों को देख रहे हैं। यहाँ पर 15वां नंबर सवाल जो है वो इतिहास का एक महत्वपूर्ण सवाल है कि ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है इनमें से दलित वर्ग मिशन समाज है या सत्यशोधक समाज है या बहुजन समाज है, इनमें से किसकी स्थापना जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया है? तो वह है ऑप्शन ए कि सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। सवाल नंबर 16 है कि किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर? यह नारा किनका है कि मानव के लिए एक धर्म, एक जात और एक ईश्वर? यह नारायण गुरु या ईवी रामास्वामी नायकर है, ज्योतिबा फूले हैं, या फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन ए है कि श्री नारायण गुरु का यह कथन है कि मानव के लिए एक धर्म, एक जात और एक ईश्वर। सवाल नंबर 17 है जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व इनमें से किसने किया था? यह किसानों का एक बहुत ही अहम सफल सत्याग्रह था जो कि 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका सफल नेतृत्व जो है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था और यही सफल आंदोलन, सफल सत्याग्रह के वजह से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। जी हाँ, 17वां का ऑप्शन सी सबसे करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 18 है कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया? तो जिस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था यह एक बहुत महत्वपूर्ण ये है लॉर्ड रिपन का शासनकाल है। 1880 से 84 तक का शासनकाल है और इसी में पहला कारखाना अधिनियम आया था, पहला जनगणना इसी में हुआ था। इससे पहले हालांकि लॉर्ड रिपन से पहले जो है लॉर्ड लिटन थे और इनके शासनकाल में बहुत सारी ये था उसको रिपन ने ख़त्म किया था। रिपन को जो है ये स्थानीय शासन का मुख्य ये माना जाता है। 18वां का ऑप्शन सी सबसे करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 19 है हमारे स्क्रीन पर कि AITUC यानी अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो AITUC यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो लाला लाजपत राय जी हैं। ऑप्शन डी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 20 है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, सबसे सही उत्तर है। इस प्रकार 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभी हम लोग इसमें कवर किए हैं जो कि आने वाले परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी साबित होने वाला है। इसलिए चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और अपना एक लाइक इस वीडियो को दीजिए। मिलते हैं हम अगले सेट के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।